चलिए सीट स्कैनर के कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे अब अलौली विधानसभा सीट की। अलौली विधानसभा सीट पर इस बार क्या मिजाज है, वहां के मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं, वहां का चुनावी समीकरण क्या कुछ बनता दिखाई दे रहा है, वहां की जनता क्या कह रही है, इतिहास वहां पर क्या रहा है और इस बार किसके पक्ष में अलौली में हवा बह रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अलौली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो हमेशा चर्चा का केंद्र रही है और इस बार भी सीट स्कैनर में हम सीट पर विशेष बातचीत करेंगे। यहां के इस बार समीकरण क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कई राजनीतिक जो उथल पुथल है बिहार की राजनीति में हम देखते रहे हैं, इस बार यहां क्या स्थिति दिखाई देती है? देखिए, जो अलौली सीट है ये वो सीट है जहां से रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने थे, तो उनकी जो राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है वो इस सीट से हुई है और इसलिए इस सीट पर जो है उनका इंपैक्ट साफ तौर पर दिखता है। बाद में उनके भाई पशुपति कुमार पारस भी जो है यहां से 7 बार चुनाव जीते, क्योंकि फिर जो आपको रामविलास पासवान हैं वो लोकसभा चुनाव पर ज्यादा उन्होंने फोकस किया और यहां से पशुपति कुमार पारस को दे दी ये सीट। लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहां पर पिछली बार आरजेडी को कामयाबी मिली थी। रामवृक्ष सदा जो हैं यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे, उन्होंने जेडीयू की साधना देवी को पराजित किया था और तब रामचंद्र सदा जो हैं वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए थे। लेकिन इस बार क्या कुछ हुआ है, सिटिंग विधायक रामवृक्ष सदा आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं। रामचंद्र सदा जो पिछली बार एलजेपी से लड़े थे इस बार जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी बन गए हैं। और एक दिलचस्प बात यह हुई है कि पशुपति कुमार पारस जो है उन्होंने अपने बेटे यशराज पासवान को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। यहां से उम्मीदवार कौन कौन है ये हमने चर्चा कर ली है। हमारे साथ अलौली विधानसभा का मिजाज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय शंकर भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। उदय जी, अलौली विधानसभा सीट को हम स्कैन कर रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियों पर बात कर रहे हैं। आपने तमाम क्षेत्रों में आप गए हैं, क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है इस बार, मतदाता क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए, अलौली में खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। दोनों के ही समर्थक मौजूद हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों के तरफ से ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक फाइट की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में अलौली से पशुपति पारस के बेटे यश ने जो नामांकन किया है और वो जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, ये थोड़ा अप्रत्याशित सा है। क्योंकि देखिए, इससे पहले उनका माना जाता था कि जब भी कोई चिराग की पार्टी से या पशुपति पारस या लोजपा की पार्टी से जब भी चुनाव लड़ता था तो ये तो वो या तो रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद लेने उनके गांव पहुंचता था, उनकी जो पहली पत्नी है उनका आशीर्वाद लिया जाता था। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं है, इस अचानक से चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि अचानक से अप्रत्याशित तरीके से, तो ये वहां के मतदाताओं के लिए भी चौंकाने वाली बात है। और देखिए, उन्हें बहुत मेहनत करना है क्योंकि एक चिराग पासवान की एक छवि बनी हुई है, चिराग पासवान का एक अपना वोट बैंक तैयार हो गया है। लेकिन अब यश की परीक्षा होनी है क्योंकि उनका मुकाबला, देखिए अब लोग, उनका कंपटीशन अब चिराग से होगा। उनके बारे में बातें जब होगी तो कहा जा सकता है कि उनकी समानता चिराग से की जाएगी कि भाई चिराग की सभाओं में जिस तरह भीड़ जुट रही है उस तरह उनकी सभाओं में भी आए, उनकी तुलना होगी कहीं ना कहीं, और उसमें वो काफी पीछे छूट रहे हैं जब चिराग से उनकी तुलना हो रही है। क्योंकि पशुपति पारस ने जिस तरह से आपस में चाचा भतीजे के रिश्ते खराब हुए थे और पशुपति पारस ने एक अलग फ्रंट खड़ा किया था, और यश अगर आज चुनाव मैदान में खड़े हैं तो उनकी तुलना स्वाभाविक सी बात है कि चिराग से होगी। लेकिन उसमें वो कहीं ठहर नहीं रहे हैं, यश अभी काफी पीछे है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, भीड़ कैसे जुटाना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है। हाँ, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि उनके ट्रेनिंग के लिए या उनके एक एक्सपीरियंस के लिए अगर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं तो ठीक है, लेकिन वो बहुत मजबूत स्थिति में, वहां प्रभावी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो चुनावी मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प है, यश की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, चिराग से उनकी तुलना हो रही है, देखना है वो इस चुनौती में किस तरीके से पार पाते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद उदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस इस सीट पर बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो से राकेश रंजन जी लगातार जुड़े हुए हैं। रंजन जी, हमने वहां के चुनावी मिजाज को भी भांपा है, हमने अपने पॉलिटिकल एडिटर से बात की है,
इस बार वहां प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है। पशुपति पारस के बेटे चुनावी मैदान में है, चिराग से उनकी तुलना की जा रही है और एक नया फ्रंट अब खड़ा होता हुआ उनके रूप में दिखाई दे रहा है। राकेश जी, देखिए, एक चीज जो आपको दिखेगी कि ये जो सीट थी जिस पर कि पशुपति पारस जो है खुद 7 बार चुनाव जीते, और जैसा मैंने आपको कहा कि रामविलास पासवान ने जो है यहाँ से अपना डेब्यू किया था, पहला चुनाव वो यहाँ से 1969 में जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर जीते थे। लेकिन वो दौर था जब कि रामविलास पासवान का जो है एक आशीर्वाद हुआ करता था और वो नेचुरली पशुपति पारस के ऊपर हुआ करता था। लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो बहुत बदल गई हैं। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो कुछ हुआ और जिस तरह से जो पार्टी रामविलास पासवान जी ने बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो पार्टी बिखर गई, टूट गई। और आज स्थिति यह है कि एक पार्टी जो 2 बनी उसमें से एक LJPR मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से जानी जाती है, जो कि चिराग पासवान उसके अध्यक्ष हैं, और एक दूसरी पार्टी बन गई RLJP मतलब एक जो है रालोजपा जो है वो यहां पर बन गई पशुपति पारस की। तो जो पार्टी रामविलास पासवान ने बनाई थी वो पार्टी अब नहीं है। और जो रिश्तों की बात है वो वहां पर भी आपको जो है बहुत मधुरता, क्या आप कहिए एक खटास दिखती है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में। और बीच में कुछ विवाद भी हुआ था यहाँ पर रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है वहां पर, और उस विवाद की वजह से भी जो है चीजें चर्चा में आई थी। और उस समय जो चिराग पासवान की पार्टी है LJPR, उन्होंने जो है पशुपति पारस को लेकर उस वजह से आलोचना भी की थी। तो अब ये एक असली परीक्षा है पशुपति पारस की भी, कि अब रामविलास पासवान का नाम हालांकि जो है यहां पर यशराज लेते हैं, लेकिन वो नाम लेने को जनता किस तरह से देख रही है। तो एक परीक्षा है पशुपति पारस की कि क्या वो अपने दम पर, चूंकि चिराग पासवान तो JDU के लिए हो सकता है कि प्रचार करें, वहां पर हो क्या सकता है, करेंगे ही। तो वो यहां पर आपको दिखता है कि ऐसी परिस्थिति में जनता इन चीजों को कैसे देखती है। और दूसरी बात एक और है कि यहां का जो समीकरण है वो भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यही यशराज महागठबंधन के प्रत्याशी होते तो उनके पास जो है एक वोट होता, जो आधार वोट होता है हर पार्टी का, वो होता। RLJP का कोई आधार वोट उस तरह का अभी दिखता नहीं है कि वो उसे सीधे मुख्य मुकाबले में ले आए। कुछ वोट ले आना एक अलग बात होती है, क्योंकि जो मैं देख रहा था यहां पर समीकरण के लिहाज से, तो आप देखिए यहां से रामवृक्ष सदा जो हैं वो यहां के अभी सिटिंग विधायक हैं RJD से। पिछले 2 बार से RJD को यहां पर कामयाबी मिल रही है। और इसकी वजह क्या दिखती है कि यहां पर आपको जो MOI का समीकरण है वो 24.5 से 25.5% के आसपास है। तो इस समीकरण को जो है यशराज तोड़ देंगे ऐसा दिखता नहीं। हां, अगर वो महागठबंधन के प्रत्याशी होते तो ये वोट सीधे उनकी तरफ जाते, लेकिन अब ये वोट जो हैं रामवृक्ष सदा की तरफ ही आपको जाते दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां सामान्य जाति 5 से 6% वोटर हैं और इनका रुझान आम तौर पर जो है वो NDA की तरफ होता है, तो ये वोट उधर ही शिफ्ट करेगा। कोयरी, कुर्मी, धानुक जो हैं वो यहां पर 20 से 21% है। अब ये वोट नीतीश कुमार का वोट है, तो ये वोट नेचुरली JDU की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर इसमें कहीं टूटन होगी तो वो यशराज की तरफ न जाकर वो RJD की तरफ जा सकता है। हालांकि यहां से जनसुराज ने भी अभिशांक कुमार को प्रत्याशी बनाया है और BSP के भी यहां पे दशरथ राम चुनाव लड़ रहे हैं। वैश्य यहां 9.5 से 10.5% हैं। वैश्य वोटर्स आमतौर पर NDA को ही वोट करते हैं। तो जो NDA को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो आंकड़ा 35 से 36% के आसपास का पहुंच जाता है। और ऐसा दिखता नहीं कि इस वोट में यशराज कोई डेंट लगा पाएंगे, न ही वो MOI समीकरण में डेंट लगा पाएंगे। प्लस यहां पर मल्लाह 5.5 से 6% हैं। अब चूंकि मुकेश सहनी
को जो है महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का फेस बनाया है, तो ये उम्मीद होगी महागठबंधन को कि ये वोट उनकी तरफ आ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं रामवृक्ष सदा, उनके वोट 31-32% के आसपास, और जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं रामचंद्र सदा, वो 35 से 36% के आसपास हैं यहां पर पहुंचे हुए। अब यहां पर आप देखिए कि अदर ओबीसी ईबीसी इनको छोड़कर जो हैं वो 14 से 16% हैं, और जो एससी वोटर्स हैं वो 25.39% हैं। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग 40% का ये आंकड़ा आ जाता है। तो ये 40% वोट जो है वो कहां जाएगा, उसी पर परिणाम जो है वो निर्भर करता है। अब इसमें देखिए, जब हम एससी वोटर्स का ब्रेक करें उनको और देखें कि कौन इसमें कहां है, क्योंकि ये मान लीजिए कि जो एससी वोटर्स होते हैं वो एकमुश्त किसी को वोट नहीं करते, वो ब्लॉक्स में बटे होते हैं। पासवान हैं, रविदास हैं, इसके अलावा सदा हैं, मतलब मुसहर जाति के हैं, तो पासी हैं, सबके अपने अपने वोट हैं। तो अगर आप ब्रेक थ्रू देखिए तो सबसे ज्यादा जो हैं वो सदा मतलब मुसहर जाति से हैं, 12.6%। नेचुरली ये वोट रामवृक्ष सदा और रामचंद्र सदा में जो है वो बटेगा। इसके अलावा आप देखिए पासवान यहां 5.5 से 6% है। यशराज की नजर इन वोटों पर होगी, पासवान वोटर्स पर, लेकिन इसमें से भी कितना उनकी तरफ जाएगा, चूंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो वो वोट भी जो है आपको रामचंद्र सदा की तरफ आ सकता है। रविदास 4 से 5% हैं, दशरथ राम भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रविदास वोटर्स का जो आप देखिएगा जो उनका ट्रेंड रहा है वो आमतौर पर महागठबंधन की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर आमने सामने का ही मुकाबला जो है आरजेडी और जेडीयू के बीच में होगा। हालांकि इसको त्रिकोणीय बनाने का प्रयास यशराज और अभिशांक कुमार जो है वो जरूर करेंगे। कितने कामयाब हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुख्य मुकाबला अलौली में रामवृक्ष सदा और रामचंद्र सदा के बीच में। जेडीयू ये सीट वापस अपने पास लेना चाहती है, तो आरजेडी इस सीट को बचाए रखना चाहती है। चलिए, तो अलौली में जबरदस्त मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच दिखाई देगा। एक तरफ सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं एक तरफ जेडीयू की कोशिश है इस सीट पर कब्जा जमाने की।